2021 में ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी मानव अंतरिक्ष यात्रा नए सिरे से शुरू हो चुकी है। इसके साथ शुरू हो गई है दशकों पुरानी बहस। मुद्दा है पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा का, और सवाल यह है कि अंतरिक्ष शुरू कहां से होता है। ये सवाल स्पेस के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, पृथ्वी पर रह रहे आम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके कारण दो देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है। इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे साइंसकारी के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। आप साइंसकारी देख रहे हैं, जैसे रेगुलर आना चाहिए पर नहीं आता है। आप कमेंट सेक्शन में बताते भी हैं, हम कोशिश करेंगे, आप सही बताते हैं, ठीक करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अनुशासन लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये बहस शुरू कहाँ से हुई है। तो 11 जुलाई 2021 को हम सभी ने देखा कि रिचर्ड ब्रैंसन स्पेस में गए अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस क्राफ्ट में। लेकिन इनसे पहले जेफ बेजोस ने घोषणा की थी कि हम अंतरिक्ष में जाएंगे भाई। लेकिन ब्रैंसन बाजी मार कर ले गए, वो जेफ बेजोस से पहले स्पेस में चले गए। स्पेस रेस चल रही है, तो बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने दावा किया कि ब्रैंसन अंतरिक्ष में नहीं गए, वो तो कार्मन लाइन यानी स्पेस की बाउंड्री के पहले ही लौट आए हैं। फिर 20 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन के स्पेस क्राफ्ट में अंतरिक्ष गए और उस बाउंड्री को पार करके वापस लौटे। इन कंपनियों की आपसी छीछा लेदर से इस बहस ने दोबारा जोर पकड़ लिया है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा कहाँ है भाई। हमारे एक व्यूअर ने भी कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट किया कि ब्रैंसन तो कार्मन लाइन के पहले ही लौट आए, क्रॉस ही नहीं किया उन्होंने, इसलिए टेक्निकली तो वो स्पेस में पहुंचे ही नहीं। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार्मन लाइन क्या है और पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा कैसे डिफाइन की गई है, इसे परिभाषित कैसे किया गया है। अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है, इसके ऊपर दुनिया में कोई एक मत नहीं है। भिन्न भिन्न देश और भांति भांति की संस्थाएं अलग अलग परिभाषा बताते हैं, अलग अलग बाउंड्री बताते हैं, लेकिन ये सभी लोग एक डेफिनेशन पर राजी हैं। वो ये है कि अंतरिक्ष वहां से शुरू होता है जहां पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है। अब दिक्कत यह है कि पृथ्वी का वायुमंडल किसी एक जगह अचानक खत्म नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे करके लुप्त होता है। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है और बाकी चीजों की तरह गुरुत्वाकर्षण इन गैसों को भी पृथ्वी से जोड़े रखता है। हम समुद्र तल से जितना ऊपर जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण उतना कमजोर होता जाता है, इसलिए ऊंचाई पर धीरे धीरे हवा पतली होने लगती है क्योंकि इन गैसों की मात्रा कम होने लगती है। समुद्र तल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच वायुमंडल की 99% हवा मौजूद है। 32 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच 1% हवा है। अगर हम एक ऐसी बाउंड्री डिसाइड करते हैं जहां हवा का एक कण भी मौजूद ना हो, तो 1000 किलोमीटर के ऊपर जाना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समुद्र तल से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कई सारी महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स इस 1000 किलोमीटर की बाउंड्री के नीचे परिक्रमा कर रही हैं, इसलिए 1000 किलोमीटर को स्पेस की बाउंड्री कहते ही ये सभी सैटेलाइट्स एयरक्राफ्ट कहलाई जाएंगी और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ऐसे तो फिर हम पृथ्वी और अंतरिक्ष की कोई सीमा ही नहीं तय कर पाएंगे, इन सब में उलझ जाएंगे। तो नहीं, इसका एक उपाय है। इस उपाय का नाम है कार्मान लाइन। FAI यानी फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, इस नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह संस्था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के मानक तय करती है। इनके हिसाब से अंतरिक्ष समुद्र तल से करीब 100 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है। इस काल्पनिक रेखा को कार्मान लाइन कहा जाता है। अधिकतर देश इसी कार्मान लाइन को पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमा मानते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कार्मान लाइन का नाम थियोडोर वॉन कार्मान के ऊपर रखा गया है। थियोडोर वॉन कार्मान एक फिजिसिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर थे बहुत बड़े। इन्होंने 1957 में वो लिमिट पता करने की कोशिश की जिसके ऊपर कोई वायुयान नहीं उड़ पाएगा। वायुयान हम जानते हैं कि हवा के सहारे उड़ते हैं, फिजिक्स में से एरोडायनेमिक लिफ्ट कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा पतली होती जाती है, तो एक तय ऊंचाई पर जाकर हवा इतनी पतली हो जाती है कि वहां किसी एयरक्राफ्ट का उड़ना मुश्किल हो जाता है, वहां इतनी लिफ्ट ही नहीं मिल पाती है उसे। वॉन कार्मान ने गणित की मदद से ये ऊंचाई निकालनी चाहिए और इसी काल्पनिक सीमा को कार्मान लाइन कहा जाता है। अधिकतर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि कार्मान लाइन को अंतरिक्ष की शुरुआत माना जाए, लेकिन कार्मान लाइन कहाँ होगी, इसके ऊपर कोई एक मत नहीं है। FAI ने 1960 में कार्मान लाइन की ऊंचाई 100 किलोमीटर फिक्स कर दी, लेकिन ये एक विवादित फैसला है। जानकारों के मुताबिक FAI ने कार्मान लाइन की ऊंचाई विज्ञान से नहीं फिक्स की है, वकालत से फिक्स की है।
वॉन कारमान ने खुद अपने कैलकुलेशन से 83.5 किलोमीटर की लिमिट निकाली थी। फिर ये क्या हुआ, 100 किलोमीटर की लिमिट कैसे रख दी FAI ने? तो 60 के दशक में यूएस और सोवियत रूस के बीच स्पेस रेस चरम पर थी, जैसा कि आपको पता होगा। तब अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडल इस कॉम्प्रोमाइज़ पर पहुंचे कि 100 किलोमीटर को स्पेस की सीमा बना लेते हैं भाई, सही रहेगा। ये 100 किलोमीटर की वैल्यू किसी मैथमेटिक्स की मदद से नहीं निकाली गई थी, बल्कि इसे इसलिए चुना गया था ताकि लोगों को याद रखने में आसानी हो। 2018 में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में एक पेपर पब्लिश हुआ। ये पेपर प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉनथन सी मैकडॉवल। उनके मुताबिक 100 किलोमीटर को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये एक अच्छा राउंड फिगर है, लेकिन यहाँ फिजिकल साइंस के नज़रिए से हमें देखने की ज़रूरत है। मैकडॉवल के मुताबिक मैकडॉवल ने वातावरण की अलग अलग परतों को स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि स्पेस की बाउंड्री की ज़्यादा सही वैल्यू 80 किलोमीटर होनी चाहिए। अमेरिकी संस्थान जैसे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, US एयरफोर्स, नोआ और नासा ये आमतौर पर 80 किलोमीटर को ही स्पेस की बाउंड्री मानते हैं। इसके ऊपर जाने वालों को अमेरिकी एयरफोर्स एस्ट्रोनॉट विंग्स का खिताब देती है। रिचर्ड ब्रैंसन 85 किलोमीटर को छूकर आए हैं, 80 किलोमीटर से ऊपर है, इसलिए इन संस्थाओं के हिसाब से ये एस्ट्रोनॉट कहलाएंगे। लेकिन FAI की कार्बन लाइन की परिभाषा के हिसाब से ये एस्ट्रोनॉट नहीं कहलाएंगे। अमेरिका में ही देखिए, नासा का मिशन कंट्रोल 122 किलोमीटर को अंतरिक्ष की शुरुआत मानता है। तो जितने देश उतनी संस्थाएं और उतनी ही परिभाषाएं। मत इनके नहीं मिल रहे हैं और सिलेबस UPSC वालों का बढ़ रहा है। आप कहेंगे क्या माथा पच्ची में पड़े हो यार, कोई भी स्पेस की बाउंड्री रह जाए, अपन को क्या लेना देना है भाई इससे, अपन को कौन सा स्पेस में जाना है। आम आदमी का इससे बहुत कुछ लेना देना है मित्रों, आखिर देश की सुरक्षा का सवाल है। वो कैसे? 1967 में अंतरिक्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी। इसके मुताबिक अंतरिक्ष हर किसी के लिए खुला रहेगा। हर देश पूरी आज़ादी के साथ अंतरिक्ष के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में घूम फिर सकता है, कोई मनाही नहीं है। अब लेकिन मान लीजिए अमेरिका और चीन अंतरिक्ष की अलग अलग बाउंड्री मानते हैं। अज्यूम कीजिए अमेरिका 80 किलोमीटर मानता है और चीन 100 किलोमीटर मानता है। तो अमेरिका चीन की ज़मीन से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक यान उड़ा रहा है। उनके हिसाब से तो वो स्पेस में होगा, लेकिन चीन के हिसाब से वो उनके वायु क्षेत्र में होगा। अमेरिका जिसे अंतरिक्ष यान कहेगा, चीन उसे वायुयान कहेगा। देखिए यहाँ एक पेंच है, अंतरिक्ष सब लोगों के लिए खुला है, लेकिन ये छूट एयर स्पेस के लिए नहीं है। हर देश का अपना वायु क्षेत्र होता है। अगर वहाँ किसी दूसरे देश का एयरक्राफ्ट बिना इजाज़त घुसेगा तो उसे खतरा मान लिया जाएगा। भारत में भी ड्रोन वाला सिस्टम बहुत चल रहा है, कश्मीर में हमने देखा। तो हमारे जबलपुरिया लहजे में कहें तो ऐसे मामलों में मैटर फंस जाएगा। ऐसे मैटर ना फंसें, इसके लिए ज़रूरी है कि देश के वैज्ञानिक, सभी देशों के वैज्ञानिक मिल बैठकर एक फाइनल बाउंड्री डिसाइड कर लें। आपको क्या लगता है अंतरिक्ष की बाउंड्री कहाँ होनी चाहिए? और रिचर्ड ब्रैंसन की यात्रा को आप स्पेस यात्रा मानते हैं, नहीं मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमेशा की तरह इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।